अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जजेस को भेजे गए धमकी आमेज खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और सियासत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत तहकीकात कराएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट खुद जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मामले को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर आज खुद नोटिस ले लिया है और अब गेंद उनके पास है। हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया है। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को जिस तरह धमकाया गया उनके साथ खड़े हैं। ईद के बाद तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अब एक तरफ पीटीआई की एहतजाजी तहरीक है तो दूसरी तरफ नून लीग के अपने कुछ गिले शिकवे भी हैं। राना सनाउल्लाह सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को वजीर आजम बनवाया गया, वो प्रोजेक्ट मतलूबा नताइज ना दे सका बल्कि लाने वालों के गले पड़ गया। इसके बाद उनको गिराने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। गुज़िश्ता दिनों जावेद लतीफ का भी कहना था कि ये नून लीग की नहीं बल्कि टेक्नोक्रेट या कौमी हुकूमत है। ये क्या मामला है? नून लीग ये जजेस के मामले को किस तरह से देखती है और फिर अभी भी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के गिले शिकवे हैं मुस्लिम लीग नून के या नहीं? इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, ये अब 2 तरह के खतूत आ गए, एक वो जजेस ने जो लिखा और दूसरा फिर जो खतरनाक खतूत जजेस को मिले। अब ये इन खतूत के मामले पर वफाकी हुकूमत को करना क्या चाहिए? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे तो ये अदलिया की आज़ादी का मसला है और अदलिया की आज़ादी के हवाले से हर जज जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदालत होता है और उसकी इंडिपेंडेंस की हिफाजत के लिए आइन और कानून जो है उस जज को, उस अदालत को ये इख्तियार देता है कि अगर कोई भी अदारा, कोई पर्सन उसमें मुदाखलत करे तो वो उसके खिलाफ आज खुद जो है वो कार्रवाई कर सकता है इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। किसी एक अदालत की कंटेम्प्ट कोई दूसरी अदालत जो है वो उसको प्रोसीड नहीं कर सकती। वो हाई कोर्ट का जो जज है उसे तो बड़े वसी इख्तियारात हैं कंटेम्प्ट एक्ट के तहत। तो ये मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान जो हैं इनको तो चाहिए था कि जब ये वाक़यात इनके साथ पेश आए तो ये उसी वक्त जो है वो किसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को बुला के कहते कि भाई विद इन सच एंड सच डेज हमें इंक्वायर करके जो है वो बंदे पकड़ के दो और उन बंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते या कंटेम्प्ट में जो है उनको सजा देते। ठीक, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी तरह से जब पहले शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने उस इल्ज़ाम में ये भी बताया कि उनकी अपनी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है वो मुलव्वस हैं इस यानी अदलिया की आज़ादी या किसी जज की आज़ादी को सल्ब करने और गलत फैसला करवाने में। उन्होंने ये बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें मुलव्वस। अच्छा। उन्होंने ये भी बताया कि आसफ सईद खोसा और एजाजुल असद जो है वो मुलव्वस हैं। हाँ। इसी तरह से जो अरशद मलक जिसने मियां साहब को सजा दी उसने अपने वीडियो में खुद बताया कि उसे बकायदा सुप्रीम कोर्ट में बुला के चीफ जस्टिस प्रेशराइज करता था कि जनाब 14 साल सजा देनी है, इससे कम सजा नहीं देनी। तो ये अदलिया की आज़ादी का मामला जो है ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका ही नहीं है या हुकूमत से मुतल्लिका ही नहीं है। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट अदलिया की आज़ादी में उस वक्त तक मुखल नहीं हो सकती जब अंदर से लोग जो है वो साथ मिले ना हो, जिसकी मिसालें शौकत सिद्दीकी जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनके बयान में
जो अरशद मलिक है उनके बयान में जो मौजूद हैं, और इससे पहले भी इस तरह से जो है वो होता रहा है। तो इसलिए मामला ये है कि अदलिया को खुद बैठ के अपनी खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए। हुकूमत से जो उनकी डिमांड है कि जी कानून बना दें या कोई इंक्वायरी कर दें या कोई जिम्मेदारी फिक्स करें, वो भी करवाएं, और अगर इस्टेब्लिशमेंट से गिला है तो बेशक उनको भी बुला लें। अच्छा, लेकिन राना साहब वो तो ठीक है, लेकिन ये जो जजेस को मशकूक खत मिलने वाला मामला है, आपके ख्याल में इस पर क्या होना चाहिए, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये हुआ क्या है कि पहले जजेस खत लिखते हैं और फिर इतने हाई प्रोफाइल जजेस को इस तरह से मशकूक और खतरनाक खत मिलते हैं? मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है कोई पीटीआई के जेरे असर कोई ऐसा या उसका हमदर्द कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है कि जिसने ये शरारत की हो। अच्छा, कि क्योंकि ये एजेंसियों के ऊपर मलबा पड़ रहा है, लोग जज्बाती होते हैं, वो बात को गहराई में जाके कम सोचते हैं। तो ये जो है ना, ये इस तरह के खत भेजे जाए, बीच में वो सुना है कि बाल स्पा पाउडर बना डाल के भेजा हुआ है, तो उसमें पाउडर बना के भेज दिया ताकि लोग जो है वो, क्योंकि एजेंसियों के ऊपर इल्जामात में इस जमात के अलावा और तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये सारी सूरत हाल को बिगाड़ना तो उन्हीं के मफाद में है और वो बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये इस तरह की सूरत पैदा करने के लिए जो है ये को हरकत कर रहा है, तो उसके पीछे ऐसे लोग जो है वो हो सकते हैं जिनकी अदरवाइज हमदर्दियां जो है वो पीटीआई। लेकिन ये आपका अंदाजा है या खबर है कि इसके पीछे पीटीआई वाले हैं? नहीं, क्योंकि इसके बेनिफिशरी वो है। अच्छा, ठीक। अच्छा राना साहब, इस इशू के ऊपर एक और बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, तो आपके ख्याल में फुल कोर्ट बनाने से ये मामला हल हो जाएगा? नहीं, मसला तो ये फुल कोर्ट बना ले, 7 मेंबर बेंच रखें, ये मसला हल हो ही नहीं सकता। इसका हल मुमकिन ही नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इस मसले में तो सारे मुलव्वस हैं, सियासतदान, सियासी जमातें, जुडिशरी, अपना चीफ जस्टिस साहबान, अपना इस्टेब्लिशमेंट, अपना मीडिया, सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं। तो किस तरह से जो है वो कौन बैठ के अपने लिए से जो है वो सजा अनाउंस करेगा या मानेगा कि जी ये मैंने गलत किया है और ये फलां ने गलत किया है? हर कोई जो है वो तो बात ठीक है, लेकिन राना साहब हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये तो मामला एस्टेब्लिशमेंट और जजेस के दरमियान है, इदारों और जजेस के दरमियान है। सियासतदान और मीडिया वाले कहाँ से आ गए इसमें? नहीं, तो ये 17-18 में जो शौकत सिद्दीकी साहब वाला केस है, हाँ, उसमें एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस नहीं थी, उसमें अदलिया जो है वो मुलव्वस नहीं थी, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहबान जो है वो मुलव्वस नहीं थे, और जिसके मुफाद के लिए हो रहा था वो सियासतदानी बयान नहीं था। उस वक्त की गवर्नमेंट को और मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवा के जिसको वजीर आजम बनाना मकसूद था, तो वो ऑन बोर्ड नहीं था, वो कैसे शामिल नहीं था? अच्छा, उसी के वो इस घनौनी घटिया साजिश का हिस्सा था, तो मुलव्वस कैसे ना हुआ? लेकिन सर अगर ये तब गलत था तो अब भी गलत होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी अगर कोई जज साहबान के पास कोई एविडेंस है कि उनके पास कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोग गए हैं या कोई पॉलिटिशियन जो है वो हमारी तरफ से कोई मुदाखलत हुई है, वो बिल्कुल सामने लाएं, तो हमारी सजा बनती है तो हमें दी जाए। लेकिन राना साहब, अदलिया की आज़ादी का नारा तो मुस्लिम लीग नून का था, वोट की इज्जत का भी नारा था, लेकिन अब शायद ऐसा तासुर बने कि जैसे ये जो सब कुछ हो रहा है या हुआ है, अगर कुछ ऐसा, तो उसकी बेनिफिशियरी नून लीग है। देखें, हमारा तो कोई मामला इन जजेस के पास नहीं था, और हमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस बरी हुए हैं। हाँ। हमने उनको क्यों धमकियां लेनी है? हमने क्यों उनसे नाराज होना? अच्छा, क्यों कुछ बयानात ऐसे आए थे कि जैसे कोई सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, तो आपके ख्याल में कोई सियासी इंजीनियरिंग हुई है ये इंतखाबात में, और जो मुस्लिम लीग नून के साथ इन इंतखाबात के अंदर हुआ है? देखिए, वाकयात होते हैं, वाकयात का जो है वो
पॉजिटिव नेगेटिव असरात होते हैं। अच्छा। लेकिन दानिस्ता तौर पे इंजीनियरिंग करके, टारगेट करके किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप कह रहे हैं कोई सियासी इंजीनियरिंग नहीं हुई आपके आपके खिलाफ? इस तरह की जो है वो मुझे तो ना अपने हल्के में ना अपने शहर में मुझे तो नहीं महसूस हुई। बाकी छोटे मोटे लोग जो है वो अपने लेवल के ऊपर भी जो है वो कोई जोर जबरदस्ती करते रहते हैं। और राना साहब, हुकूमत बन गई है, मियां साहब, मियां नवाज शरीफ जो है, उनका क्या किरदार अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में, या अभी कोई हुकूमत के हवाले से उनका कोई किरदार है? नहीं, देखिए हुकूमतों में तो जो है वो जो लोग हुकूमत में हैं उन्होंने चलानी है। अच्छा। बाकी एक बड़ा होने के नाते, पार्टी के सरबराह होने के नाते उनसे कोई गाइडेंस, मुशावरत कोई करना चाहे तो बिल्कुल वो जरूर गाइड करें। और राना साहब, लग रहा है कि सियासी इस्तेकाम, हालांकि हुकूमत बन गई है लेकिन इसके बावजूद भी सियासी इस्तेकाम इस वक्त नजर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है? देखो जी, इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम और का आना तो उस वक्त तक मुश्किल है जब तक झगड़ा, फितना, फसाद रहेगा। और फितना, फसाद और झगड़ा जो है ये जब तक इमरान खान है, ये मैं उसके सियासी वजूद की बात कर रहा हूँ क्योंकि फिर इसमें वो खामखा गलतफहमी ले जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो जब तक उसका सियासी वजूद है, तो जब तक वो है तो उस वक्त तक ये तो चीज खत्म नहीं हो सकती। अच्छा। ये तो रहेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा और झगड़ा भी रहेगा। तो हुकूमत के पास यही ऑप्शन है कि इसी सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ चले? देखिए जी, ये मुल्क का नुकसान है। हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत कोशिश करेगी भी। हाँ। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि वो नहीं बात है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। राना हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बात कर रहे थे कि पार्टी जजेस वाले मामले को किस तरह से देखती है। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर जो है वो कुछ मजीद भी बात होगी प्रोग्राम में। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की मंजूर करदा फोकल पर्संस का ऐलान कर दिया। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में बताया कि बानी पीटीआई ने उन्हें और सेनेटर शिबली फराज को नया फोकल पर्सन तैनात किया है। इसके अलावा उमर अयूब, इंतजार हुसैन पंजोथा और सेनेटर अली जफर को भी नए फोकल पर्सन के तौर पर तैनात किया गया है। पीटीआई अपोजिशन में अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एहतजाज की मनसूबाबंदी भी कर रही है। ताहम बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एहतजाज में भी पीटीआई पार्लिमानी रास्ता ही इख्तियार करेगी। एक जानब जहां सियासी मामलात है तो दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमाओं की जो कानूनी मुश्किलात है वो भी बदसूरत कायम है। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर मुल्जमान की जो बरीयत की दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि साइफर जो केस है उस पर समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि साइफर केस में सेक्शन 1C या 1D दोनों में बेशक वक्त सजा नहीं दी जा सकती। फर्ज करें इल्जाम दुरुस्त है तब भी 2 साल से जायद सजा नहीं हो सकती। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का भी हुक्म दिया था। अब ये जो कानूनी रिलीफ का मामला है ये भी सामने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन एहतजाजी तहरीक और पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, इन पर भी बात हो रही है। इन तमाम इशूज पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो मैं जरा ये पार्टी के मामलात पे भी बात करूंगा, लेकिन ये जो जजेस को पहले उनका खत था और फिर उनको जो खतूत मिले, इस मामले पर जरा बात हो जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो फुल कोर्ट बनाने की बात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है, तो ये क्या फर्क है? 7 रुकनी लार्जर बेंच आपके ख्याल में क्यों नाकाफी होगा और क्यों फुल कोर्ट की तरफ ही जाना चाहिए, जिस तरह आपकी पार्टी के बहुत सारे वकला का ख्याल है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ईद से पहले आपके साथ आखिरी प्रोग्राम है, तो पेशगी आपको और आपके नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। इस दुआ के साथ कि जितना हो सके अल्लाह करे कि जितने कैदी जेल में हैं वो सारे रिलीज हों। मैं सिर्फ खान साहब के हवाले से नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद एक ईद जेल में गुजार चुका हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि जेल की ईद कितनी एक अफसरदा ईद होती है, और जेल में आपको अपने प्यारे जरूर याद आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी दुआएं तमाम जो भी मजलूम और बेगुनाह कैदी हैं उनके साथ। देखिए, ये जजेस वाला मामला है, ये बड़ा संजीदा मामला है। आप खुद लॉयर हैं, आपको उसका अंदाजा और इदराक आपको भी है। 6 जजेस साहिबान ने जिस तरह लेटर लिखा, इसको मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कम नहीं समझता कि वो मुअज़्ज़ज़ अदालत जहां लोग इंसाफ लेने जाते हैं, जब किसी के साथ जुल्म होता है, जब ताकतवर या मुल्क के वो लोग जो असरअंदाज हो सकते हैं आप पे गैर कानूनी तौर पे भी, हर तरह से वो माशरे के हर तबके में ऐसे लोग हैं, सिविल सोसाइटी हर जगह ऐसे पावरफुल लोग होते हैं। तो जब उनके जुल्म से तंग आके आप एक अदालत में इंसाफ लेने जाते हैं और कल को आपको ये पता लगे कि जिस अदालत में आप इंसाफ लेने गए थे उसके अपने जज को वही मसाइल थे, फिर जाए तो बंदा किधर जाए। तो ये लेटर इसलिए इतना अहम है और इसलिए इस पे तहरीक इंसाफ ने इतना स्टैंड लिया। हम निकले पूरे अपना खैबर पख्तूनख्वा में, हमने पिछले इतवार को बहुत बड़ी एक्टिविटी की, कराची में लोग निकले, हमारे वकला बरादरी लाहौर में निकले। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि मुश्किल माहौल में लाहौर में निकले, सबको अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ। तो उसने सू मोटो नोटिस जो दिया है अदालत उज़्मा ने, हम समझते हैं कि ये पहले दिन ले लेते तो अच्छा था, लेकिन जो तसद्दुक जिलानी साहब ने लेटर लिखा है, मैं तसद्दुक जिलानी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने याद दिलाया है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को कि ये फोरम जो है कमीशन, इसका फोरम नहीं है, इसका फोरम सुप्रीम कोर्ट है। उनके लेटर में वो बड़ा क्लियर है और उन्होंने माजरत की और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने सू मोटो लिया। मैं इस अमल को अच्छा समझता हूं कि उन्होंने बिल आखिर ये ले लिया, लेकिन हमारी जमात का इस पे कंसिडर्ड ओपिनियन ये था कि आप फुल कोर्ट बनाएं ताकि इसका वंस एंड फॉर ऑल एक डिसीजन हो जाए और उस डिसीजन के पीछे जो फैसला आएगा फुल कोर्ट का, उसके पीछे फिर पूरी कौम खड़ी होगी। और कल बहुत से लोग तो नहीं थे, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था कल। सू मोटो नोटिस जब लिया गया तो मैं उधर ही था, हियरिंग मैंने सारी देखी है और उसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का क्लियर जो है इंडिया दिया है कि वो ईद के बाद जो उन्होंने डेट दी है तो उसमें वो फुल कोर्ट बनाने लगे हैं। तो ये अच्छी बात है और मेरे ख्याल में इससे ये मामला वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो थ्रेटनिंग लेटर्स आए हैं वज़ीर आज़म ने देखिए वज़ीर आज़म ने आज कहा कि इस मामले को पोलिटिसाइज किया जा रहा है और इस पर सियासत की जा रही है, और शायद ये इशारा आप ही की तरफ होगा, पीटीआई की तरफ ही होगा, क्योंकि पीटीआई इस मामले के ऊपर जो है वो भी बात इस तरह से कर रही है। तो ये मामला पोलिटिकल हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो आप वज़ीर आज़म, हम आपको मानते नहीं, आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, 17 आपकी सीटें हैं, बैठे आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे हैं। अब अगर आपको बैठा दिया गया है वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, थोड़ी हिम्मत पकड़ें और अपने फैसले खुद करें। आप किस तरह ये बातें कर सकते हैं? आपको तो पहले दिन ये कहना चाहिए था कि इसकी फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जब इन जजेस साहबान को थ्रेटनिंग लेटर्स आ रहे थे या उनको जब थ्रेट किया जा रहा था, जब उन पर प्रेशर डाला जा रहा था, मैं आप नहीं, शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म थे। और दूसरा, मेरी आपकी बात इतनी मुख्तदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही काबिल एहतराम जज साहब ने कल इनके अटॉर्नी जनरल से जब सवाल किए तो हुकूमत के बखिए उधेड़ के रख दिए गए। वहां जब पूछा गया कि ये जो ज्यादती हुई है जज साहिबान से हाई कोर्ट के, ये इंतजामिया के लोगों से हुई है, तो आप इंतजामिया को केस कैसे दिया जा सकता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे खुद कर सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब बताना पसंद करेंगे कि जब इन जज साहिबान को प्रेशर डाला जा रहा था, वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने क्या एक्शन पे लिया? क्या ये 6 जज अगर ये खत ना लिखते तो शहबाज शरीफ साहब तो चैन की बांसुरी बजा के सो रहे थे, नेहरू तो सो रहा था। तो ये मुझे कोई उनकी बातें ना बताए, ना उनसे किसी को यकीन है, ना किसी को उन पर ट्रस्ट है। वो तो देखिए, वो तो ज्यादा से ज्यादा वो इंक्वायरी अनाउंस कर सकते थे, और वो उन्होंने तो अगले दिन, एक दिन के वक्फे के बाद जो है वो इंक्वायरी कमीशन भी कायम कर दिया। वो अदलिया ने बाद में उनसे कहा कि ये मामला हम खुद ही देखेंगे। तो आपके ख्याल में इसके अलावा भी वो कुछ कर सकते थे? देखें, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि शहबाज साहब पे तो बड़े भाई को ट्रस्ट नहीं है, उन पे किसी को एतमाद नहीं है, उनकी अपनी जमात को उन पे एतमाद नहीं है। उनको तो जिस जमात से वो वज़ीर आज़म है उनको किसी पे ये एतमाद नहीं है, ना उनको वज़ीर खजाना उनकी मर्जी का मिला।
ना वजीर दाखिला उनको अपनी मर्जी का मिला, ईसीसी में जाके बैठते हैं अपने साथ जो है इसाक डार साहब को रखते हैं, उनको पता नहीं कौन है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता लगे तो हमें बताइएगा कि क्या वजह है कि वज़ीर आज़म साहब खुद अपने आप को कमेटी में नहीं रख सकते, उनको पता नहीं किसने वहां से निकाल दिया। तो शहबाज शरीफ जाके अब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये तो मुझे कोई बहुत बड़ा, तो इसलिए शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि ये मामला पहले भी थे, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला मामला हुआ, तो जो पहले मामलात हुए और अब ये जो लेटर लिखा है इसमें फर्क क्या है? जो 2017 और 18 वाले मामलात या जिनकी तरफ इशारा दिया जाता है, ये पहला महीना इनका गुजर गया, 16 महीने पहले भी थे, तो ये सिट स्टैंड कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ये जरा थोड़ा सा ये सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलें और ये जिस तरह की ये कृतियां दिखाते हैं उससे बाहर निकलें, अमली काम करें, इन्वेस्टिगेट करें ना। इमरान खान साहब ने तो अडयाला से पैगाम भिजवाया है, शहबाज शरीफ साहब हिम्मत पकड़ें, हम उनके साथ हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर गलत काम है हम उसके खिलाफ है। किसी ने भी किसी जज को किसी ने थ्रेट किया है तो इन्वेस्टिगेट करें, हम तो हर गलत काम के खिलाफ हैं। ये तो कोई बात नहीं है कि आज अगर कोई चीज गलत है तो कल वो सही थी। माजी में आप ये कह रहे हैं कि जो पहले भी मामलात हुए, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। एक मिनट जी, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करें, जो हमारी हालिया तारीख में स्टार्ट कर लें। जरा जस्टिस कयूम को जो एक फोन कॉल गई थी उससे जरा स्टार्ट करें कि वो कौन से सियासी रहनुमा थे जो जस्टिस कयूम को कॉल कर रहे थे और उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना चाह रहे थे। मेरी यादाश्त थोड़ी कमजोर है, अगर आपको याद हो तो मुझे नाम याद बता दें, वो शहबाज शरीफ को भी बता दें, शहबाज शरीफ साहब को, कि वो कौन थे जो जस्टिस कयूम को कॉलें कर रहे थे अपनी मर्जी के फैसलों के लिए। आपको कोई याद है? नहीं तो फिर इसमें मसला क्या है? तो फिर कमीशन ही बना देते। देखिए अदालत तो इस मामले को देखेगी। ये जो एक खत का इशू है, हुकूमत ये कह रही थी कि आप पिछले मामलात को भी, जो वफाकी वजीर कानून ने बात की, उन्होंने कहा पिछले मामलात को भी जो है वो देखा जाए। तो आप तो कह रहे हैं कि पिछले मामलात को देखा जाना चाहिए, लेकिन उसका फिर फोरम क्या हो? यही लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच देखे या फिर कोई कमीशन बनना चाहिए? ना 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 ना, पाकिस्तान में जिस काम को आपने ना करना हो ना, खुद लाइन लगाना हो, तो उसको कमीशन में भेज दिया जाता है। ये वो वही भुट्टो साहब का धुलाई कैंप है जहां धुलाई के लिए लोगों को भेजा जाता था। आज वैसे उनका यौम वफात है, शायद तो मेरी दुआ है अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन उनके दौर में भी सियासतदानों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई थी। वली खान साहब के बरखुरदार के साथ जो हुआ, मुफ्ती महमूद साहब के साथ जो हुआ, उनके अपने एजे रहीम वगैरह साहब के साथ जो हुआ था, ये भी तारीख का एक तल्ख बाब है। तो हम ये सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। देखें, ये जो फुल कोर्ट है इसी पे हमें ट्रस्ट है। सारे के सारे जजेस जब बैठेंगे, कोई और जजेस की डिफेंस नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं करनी है। आर्टिकल 2A आइन का हिस्सा है कि इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और इसलिए हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फुल कोर्ट अब बनाने का फैसला किया है चीफ जस्टिस साहब ने, ये बहुत मुनासिब फैसला है। लेकिन इस फैसले, इसके जो फिर रिजल्ट्स निकलेंगे उसको सबको फिर मन उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि कल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस साहब को ये कहा कि हमने आपकी किसी भी फैसले से डेविएशन नहीं की और फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को माना है, तो वही 10 मिनट बाद वहां अत्तर नल्ला साहब ने सवाल किया कि आप कैसी बात कर सकते हैं, आप आंखें क्यों बंद करते हैं, मुनाफिकत से काम नहीं लेना चाहिए। आज भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। और यहां तक कहा कि अगर आप कहते हैं कि आप अदालत के हुक्म पे आप अमल करते हैं, तो अदालत ने लोगों को छोड़ा और आपने 3MPO के जरिए फिर उनको पकड़ लेते थे। अदालत के हुक्म को आप अमल में नहीं आने देते थे। आपके सामने अली मोहम्मद बैठा है, मैं खुद 7 दफा गिरफ्तार हुआ, 7 दफा रिलीज हुआ, अदालत छोड़ दी थी। इनका कोई खुशामदी डिप्टी कमिश्नर 3MPO लगा देता था। तो फिर मुझे बताएं, अटॉर्नी जनरल कैसे कह सकता है कि अदालत के हुक्म पे अमल हुआ है? तो इस हालत में आप मुझे आखिरी बात, आप दोबारा ये कह रहा हूं, यूर अ लॉयर योरसेल्फ, यू नो दिस, कि 6 जजेस, सिटिंग जजेस को अगर थ्रेट किया गया, वो अपने आप के लिए इंसाफ नहीं ले सके। एक रिटायर्ड जज अब सिटिंग जजेस को कैसे इंसाफ देगा? ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, और अच्छा है मुझे अब इसमें देखिए जी, एक और चीज जिस पर अली मोहम्मद खान साहब आपकी, क्योंकि बानी PTI से मुलाकात हो रही है, बैरिस्टर गौर का एक बयान है वो हमारी नजर से गुजरा है। उन्होंने कहा कि हम पार्लिमानी रास्ता ही इख्तियार करेंगे और एहतजाज में भी पार्लिमानी रास्ता ही रखेंगे। तो इसका मतलब है कि हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है, पार्लिमान का हिस्सा हर तरह से बनेंगे, कमेटियों के अंदर भी जो है वो जाएंगे। ये तमाम मामलात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ आगे बढ़ रही है।
मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ, जहाँ जितना मैं समझा हूँ सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब की बात से, सिर्फ पार्लियामेंट्री एहतजाज नहीं है, हमने अदालतों में भी अपना मौक़िफ़ लड़ने हैं, वो खुद उसको वहाँ वो खुद भी होते हैं, और हमने स्ट्रीट्स में भी जाना है, हमने एहतजाज भी करना है पुरअमन। हमने पेशावर में इकट्ठे हुए एक जलसा किया, एक रैली निकाली, लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह वकला निकले, रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पंजोता साहब जो है नईम हैदर पंजोता और दूसरे वकला इसको लीड करते हैं, तो वहां भी अपनी एक्टिविटी हमने रखी हुई है। और कराची में भी हमारे लोग निकले हैं, तो सिर्फ पार्लियामेंट्री हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, पार्लियामेंट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस जहां हम करेंगे। मेन जो है वो स्ट्रीट में भी इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज हमारा ईद के बाद तेज होगा, और जमातों के साथ भी हमारा अलायंस हुआ है, और एक मुत्तफ़िका एक मुत्तहिदा अपोजिशन भी अपना एक पुरअमन सियासी जदोजहद वो लॉन्च करने जा रही है। तो ये बहुत सी जगहों से हम अपना मुकदमा लड़ेंगे, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। और आपने जस्टिस कयूम का नाम लिया तो दूसरा नाम आपने खुद ही ले दिया था, इसलिए मेरा ख्याल है वो जब आपने ले दिया तो मेरा कहना बनता नहीं था। 12 तो ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक। ऐवान बाला सेनेट की 30 नशस्तों पर इलेक्शन के बाद सेनेट में अरकान की तादाद 85 हो गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर इलेक्शन नहीं हो सका। सेनेट की अब तक की जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन गई है, जिसके सेनेटर्स की तादाद 24 हो गई है। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की तादाद 19 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जहां पर इलेक्शन नहीं हो सका, वहां पर अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का कहना था कि केपी हुकूमत की हट धर्मी की वजह से यहां सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर इलेक्शन ना होने के बाद चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का जो इंतखाब है उसका क्या बनेगा, और फिर जो कानून साजी है सेनेट में क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिल्ड साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये जो अब हाउस जो है वो भी ऐसा लगता है कि पूरा नहीं है ऐवान बाला का, तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो इंतखाब है वो तब तक नहीं हो सकेगा जब तक ये ऐवान मुकम्मल नहीं होता। बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल तो ऐसा नहीं है। ये दुरुस्त है कि ये बहुत ज्यादती थी पीटीआई के साथ कि उसको रिजर्व सीट्स न मिले, और बहुत ज्यादती थी कि उसकी सीटें दूसरों को तकसीम कर दी जाए, लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था और उसको फिर हाई कोर्ट ने भी उसकी तायीद कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया है। तो इसलिए ज़रूरी था कि वो जो लोग इलेक्ट हो गए थे उनको ओथ दे दिया जाता और उनको इलेक्शन में वोट डालने का मौका भी दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन पोस्टपोन करना भी गलत था, क्योंकि अगर किसी असेंबली के अंदर कुछ वैकेंसीज हों तो उसकी वजह से सेनेट का इलेक्शन मौखर नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ये इलेक्शन पोस्टपोन करना भी गलत था। लेकिन अब अगर फर्ज करें इलेक्शन नहीं भी हुआ खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों के लिए, तो अब जो बाकी का ऐवान मौजूद है 85 अरकान पे मुश्तमिल है, वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सेनेट है मेरी राय में। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 60 है वो कहता है कि जब ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सेनेट वजूद में आ जाए तो फिर उसका उसका पहले दिन ही, इसकी पहली मीटिंग में ही उसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो उसका इलेक्शन हो सकता है, चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का, और बाकी बिजनेस भी हो सकता है क्योंकि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सेनेट वजूद में आ चुकी है। लेकिन जाहिर है इसका अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, वही करेगी। अच्छा, लेकिन ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों का मामला है, आपके ख्याल में वो असरअंदाज नहीं होगा? क्योंकि ये कोई 1 या 2 नशिस्त तो है नहीं है, और इसी तरह जिन मेंबरान ने वहां पर हलफ उठाना था उनसे भी शायद कोई एक आधी नशिस्त का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो काफी फर्क जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह से था कि शायद नशिस्तें ज्यादा मिल जाती। तो ऐसी सूरत हाल में ये इरिवर्सिबल मेजर्स नहीं होंगे जिनको पहले सॉर्ट आउट किया जाना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए?
देखिए, जो पूरे मुल्क में जो असम्बलियां हैं उसके अंदर भी कुछ 26 के करीब सीटें खाली हैं। वो इसलिए कि लोगों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे कि 2 जगह पे मुंतखब हुआ है तो एक सीट खाली कर दी, कुछ और वजूहात, तो वहाँ पे भी अभी इलेक्शन होने हैं। अगर वहाँ पे भी वो सीटें पूर्ण हो चुकी होती तो वो भी इलेक्शन पे तो असरअंदाज हो सकती थी नताइज पे। ये दुरुस्त है कि किसी एक असम्बली में इतनी बड़ी तादाद में 25 सीटों का खाली होना गैर मामूली बात है और उसके असरात होंगे, लेकिन बहरहाल हमारा कानून ये नहीं कहता कि अगर कहीं पे वैकेंसीज हों तो उस पर इलेक्शन नहीं हो सकता, या वैकेंसीज हों तो फिर सेनेट में डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक तो ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगर वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है तो फिर इलेक्शन तो क्या, फिर तो कोई काम भी नहीं हो सकता सेनेट के अंदर, फिर तो वहाँ कानून साजी भी नहीं हो सकती, फिर वहाँ पे दूसरे जो लेजिस्लेटिव काम है वो नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अगर ऐसी सूरत होती तो फिर इलेक्शन दूसरे सूबों में भी ना होते, लेकिन इलेक्शन चूंकि हो चुके हैं और तमाम सूबों के रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा की भी जो पहले से रिप्रेजेंटेशन है 11 के करीब लोगों की वो भी मौजूद है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है और उसके सारे काम हो सकते हैं। और मखसूस नशिस्तों वाला मामला ये आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन निकाल चुका, लेकिन वजीर आला ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि हम किसी सूरत इन मेंबरान को नहीं मानेंगे। स्पीकर की भी एक पोजीशन है जिस पर वो कायम है अभी तक। तो ये मामला आपको क्या लग रहा है कि ये लोग हलफ उठाने में कामयाब हो जाएंगे? इसका इन्हिसार देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे होगा, क्योंकि अब ये अगर स्पीकर साहब का फैसला नहीं है, ये तो कानून की अदालतों का फैसला है। अब हाई कोर्ट का आप देखें कि किसी जब भी रिलीफ लेना होता था तो पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट को प्रेफर करती थी, तो पेशावर हाई कोर्ट में ही 5 रुकनी बेंच ने मुतफिक का फैसला दिया है कि ये नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती। तो अब अनफॉर्चुनेट है, मैं जाती तौर पर इससे इख्तलाफ करता हूं, मेरे ख्याल में उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये अदालत का फैसला है। अब उन्होंने इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई स्टे ऑर्डर तो जारी नहीं किया। स्टे ऑर्डर जारी कर देते तो फिर भी जस्टिफिकेशन होती इलेक्शन ना करवाने की और हल्फ ना देने की, लेकिन अब चूंकि उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया तो मेरे ख्याल में ये आईनी, कानूनी और इखलाकी तौर पे गलत बात है कि आप जो इलेक्टेड लोग हैं जिनके नोटिफिकेशन हो चुके हैं उन्हें आप ना उठाने दे हल्फ, और अगर वो हल्फ नहीं उठाने देंगे तो जब तक फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता ये खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटें जो है वो खाली रहेंगी, जो कि इसके जिम्मेदारी जहां हो सकता है इलेक्शन कमीशन पे हो, वहां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ठीक है। और आपके ख्याल में जो ऐवान बाला की वैसे वर्किंग है, क्या इन 11 मेंबरान के ना होने से या जो एक ड्यूली इलेक्शन जो होता है, जब इजलास, जब सेनेट बनती है, सेनेट की फॉर्मेशन होती है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किसी वजह से रुकता है, तो सेनेट की वर्किंग के ऊपर कुछ आपको फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या जिस तरह से सेनेट काम करता है उस पर कुछ ये मामला असरअंदाज हो सकता है? मैंने पहले अर्ज किया कि मेरी राय में बुनियादी सवाल यह है कि क्या ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सेनेट है। अगर ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है तो फिर तो इलेक्शन भी हो सकते हैं चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के, और बाकी काम भी हो सकते हैं। और अगर ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है तो फिर सिर्फ इलेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ना हो जाए। मेरी राय में ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी सेनेट के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। वेलकम बैक। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन हालात कशीदा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान में हाल दहशत गर्दी का मुंबा अफगानिस्तान है और अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये हमारे पास ऑप्शंस को महदूद कर रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान
टीटीपी की पनागाहें हैं, सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब डॉन न्यूज़ के मुताबिक अफगान तालिबान के एक सीनियर रहनुमा ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में एक कलदम अस्करियत पसंद तंजीम की सरगर्मियों के सबब आलमी बरादरी की उंगलियां अफगानिस्तान की जानिब उठ रही हैं। उन्होंने कलदम टीटीपी और इस्लामाबाद पर जोर दिया कि वो क़याम अमन के खातिर मिल बैठकर मुज़ाकरात करें। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम टीटीपी के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। कुछ हालिया रिपोर्ट्स भी आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स, जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान जो है वो एक हॉटस्पॉट बन रहा है ये अस्करियत पसंद तंजीमों के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात वाली बात है और ये सजेशंस दी जाती हैं, जिसकी आज जो है वो तरदीद जो है वो दफ्तर खारजा ने भी की है, आपके ख्याल में क्या वाकई टीटीपी पर अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनका किसी किस्म का होल्ड या किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं है कि ये बात की जा रही है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? देखिए रहमान, बेसिकली मैं बताऊं, ये तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और टीटीपी दोनों के आइडियोलॉजी एक ही है। उन्होंने अमेरिका से आप लड़े हैं और उनकी मदद की है टीटीपी ने, अब ये उनकी ये उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए किसी हालत में आईसीएल के मुज़ाकरात इनसे नहीं हो सकते जब तक ये पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते और अपने अनकंडीशनल बात करते हैं, और उसके अंदर ये भी है कि ये सरेंडर करें, अपने हथियार डालें, पाकिस्तान जरूर से बात कर लेगा। वजह ये कि लास्ट टाइम इन्होंने यही किया था, मुज़ाकरात किए थे, उसमें डिले हुआ, टाइम गेन किया, इन्होंने रीऑर्गेनाइज कर लिया, रिकूप कर लिया, वेपन हमने इकट्ठा कर लिया, दोबारा लड़ाई शुरू कर दी। इसलिए जो रेट ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता पाकिस्तान की, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारे बहुत सिविलियन, आर्मी ऑफिसर्स और ट्रूप शहीद हुए हैं, और इसलिए जब तक ये पाकिस्तान के कानून को नहीं मानेंगे और अपने अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करेंगे, पाकिस्तान शुड नेवर टॉक टू देम। इसी टेररिस्ट की हम बात नहीं करना चाहते। ये अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहा में एग्रीमेंट किया था कि वो अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे एनवायरमेंट के खिलाफ। ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपके सामने अभी अफगान का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, हमने 6 जो है वो रॉकेट वाले ग्रुप तैयार कर लिए हैं, उसके बाद हम लेजर स्नाइपर इस्तेमाल कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिया है। उधर से आए रोड अटैक होते हैं, जो जहाँ में लोग मारे जाते हैं अफगान नेशनल होते हैं। ये भी फील कि इनको अफगान तालिबान की 63 अप्रूवल है। लेकिन इसमें ब्रिगेडियर साहब, अब ये पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पे आई थी कि अफगानिस्तान एक हॉटस्पॉट बन रहा है, और ना सिर्फ वो जो तंजीमें जिस तरह टीटीपी है जिनकी आइडियोलॉजी अफगान तालिबान से मिलती है, बल्कि जो दाइश है, ISKP है, अब ये रशिया के लिए, ईरान के लिए और पाकिस्तान में बहुत सारे वाकयात जो थे वो इन तंजीमों की तरफ से जो वो किए गए। तो ये जो सारे हमसाया ममालिक हैं या जो अफगानिस्तान के करीब ममालिक हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं, क्या उनके पास कोई मुश्तरका ऑप्शन है इस मामले से निपटने के लिए? देखिए रहमान, ये अलकायदा, पीछे रिपोर्ट से अलकायदा भी वहाँ पर दोबारा ग्रुप हो रही है, ये जो दाइश खोरासान ग्रुप ये भी है, इस्लामिक तुर्किस्तान मूवमेंट वो भी तैयार हो रही है, टीटीपी पहले से ही है, और जिसमें ग्रुप हो रहे हैं। इंडिया इनको बहुत मदद कर रहा है। ये बेसिकली देखें, हमें समझने की बात है, इस मुल्क रीजन में चाइना और रशिया 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, दोनों की वीटो पावर है, और पाकिस्तान के साथ जिस खेल खेला जा रहा है, इंडिया खेल रहा है, और दूसरे ममालिक छोड़े वेपन हमने छोड़ के गए हैं, अब वो इनके हाथ लग गया, BLF, टीटीपी, तो ये सबको असर होता है। इसलिए मेरे ख्याल में इन वक्त एक रीजनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान बैठ के मुज़ाकरात करना चाहिए, बट क्लियर टर्म में अफगानिस्तान को कहना चाहिए कि ये आपकी प्लीज रिजॉल्व ओनली देन दिस प्रॉब्लम कैन बी। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम से। मेजबान ऐमान अज़हर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।